हाय गाइस, साहिल रहा है। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा WBJ 2023 काउंसलिंग की डेट आ गई है, जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से। यार, इस वीडियो में मैं राउंड 1 से लेकर मॉप अप राउंड के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा कि कौन सा राउंड में क्या प्रोसेस है और आपको कैसे प्रोसीड करना है काउंसलिंग में। सो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। WBJ काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस को देखेंगे। WBJ काउंसलिंग के राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप का क्या प्रोसेस है वो हम लोग कंप्लीट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शेड्यूल को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 20 जुलाई से 25 के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन है और 20 और 25 के बीच ही आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग करनी होगी। 27 को मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट में आपको एक्सपेक्टेड पता चल सकता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपने जो चॉइस फिलिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद 28 को आप मॉडिफाई कर सकते हो और फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 1 अगस्त को उसका रिजल्ट आएगा। ये राउंड 1 का शेड्यूल है। इसके बाद हम लोग कंप्लीट प्रोसेस को देखते हैं। इसका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। There will be one combined counseling for both WBJ 2023 and JEE Main 2023 rank holders. यार, जैसा कि लास्ट ईयर तक WBJ अलग अलग काउंसलिंग कंडक्ट करती थी WBJ के लिए और JEE Main के थ्रू जो कॉलेज मिलती है उसके लिए, लेकिन इस बार काउंसलिंग में ये बहुत बड़ा चेंजमेंट है। दोनों काउंसलिंग एक ही साथ में कंबाइंड काउंसलिंग आपकी होगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, पेमेंट ऑफ सीट, एक्सेप्टेंस फी विल बी इन सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस ओनली। सभी आपका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा, एक्सेप्ट जो एडमिशन है वो आपको फिजिकली रिपोर्ट करके वहां पर एडमिशन लेना होगा अलॉटेड कॉलेज में। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, हम लोग एक एक करके समझेंगे। यार, इसकी जो एलिजिबिलिटी है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का, सिंपली आपने एग्जाम दिया है, आपके पास GMR या PMR रैंक कार्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो WBJ और JEE Main के काउंसलिंग के लिए। इस काउंसलिंग में 3 राउंड्स होंगे, अलॉटमेंट जो कि फर्स्ट राउंड है, अपग्रेडेशन जो कि सेकेंड राउंड है और एक मॉपअप होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मॉपअप राउंड 1 के लिए आपकी अलग रजिस्ट्रेशन होगी और मॉपअप राउंड के लिए आपकी फिर से रजिस्ट्रेशन होगी। इस पॉइंट को आप पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन इज अलाउड एट द बिगिनिंग ऑफ राउंड 1 एंड मॉपअप राउंड, यानी कि राउंड 1 स्टार्ट होने के पहले जो कि 20 तारीख से है, उसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा और फिर से मॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आगे वीडियो में मैं मॉपअप राउंड को डिटेल में डिस्कस करूंगा। 6 पॉइंट है, द बोर्ड विल नॉट कन्वर्ट डी रिजर्व एनी वैकेंट सीट इन एनी रिजर्व कैटेगरी। कोई भी वैकेंट सीट हो तो उसको रिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं करेगी बोर्ड। नंबर 7 पॉइंट है, एज पर AICTE गाइडलाइंस वैकेंट सीट्स अंडर द TFW कैटेगरी शैल नॉट बी कन्वर्टेड टू जनरल। तो TFW कैटेगरी में जैसा कि पता है 5% सीट्स जो होता है सभी कॉलेज में वो TFW के लिए रिजर्व होता है। तो यार, उसमें वो दूसरे कास्ट को या दूसरे कैटेगरी के लिए को नहीं दिया जाएगा, वो बस TFW के लिए रिजर्व होता है। रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर आप देख सकते हो, राउंड 1 के लिए जो है वो 500 है और एंड फॉर मॉपअप राउंड के लिए आगे हम लोग जब मॉपअप के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पर उसका फी दिया हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी मैं WBJ काउंसलिंग का मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो और इसके लिए मैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ। इस मेंटरशिप में मैं आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करूंगा अपने रैंक के अकॉर्डिंग और आपको कॉलेज एडमिशन तक कम्प्लीटली गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, इंक्लूडिंग स्पेशल राउंड जो कि WBJ में स्पेशल राउंड डिसेंट्रलाइज्ड राउंड होती है काउंसलिंग की, उन सब में भी मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल है। इसका आपको सिंपली वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना होगा और उसके लिए जो रिक्वायर है वो है पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा, एकेडमिक डिटेल्स देना होगा। एकेडमिक डिटेल्स में यहाँ पर देख सकते हो, पासिंग स्टेटस, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स, क्लास 10th के इंग्लिश में आपका पासिंग मार्क्स क्या था, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या था वो आपको देने हैं और 12 क्लास का सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल देना पड़ता है। और
यहाँ पर आप देख सकते हो बी नंबर पॉइंट में, कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर एंड रैंक ऑफ WBJE और जेई में। सपोज आप WBJE के रैंक के थ्रू काउंसलिंग करना चाहते हो तो आप WBJE का वहाँ पे रोल नंबर दोगे, और जेई मेन के थ्रू आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो जेई मेन का रोल नंबर से आपको रजिस्टर करना है। और यहाँ पर सब नंबर 3 पॉइंट पढ़ सकते हो, पासिंग स्टेटस, टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इन क्लास 12 स्टैंडर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उसके भी यहाँ पे मार्क्स देने होंगे। इफ अ सब्जेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी कैंडिडेट ही सी में सिलेक्ट NA। सो सपोज कोई सब्जेक्ट वो नहीं था आपका आपके 12th में, तो वहाँ पे आपको NA सबमिट करना होगा। और C नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इनवैलिड अगर होता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो WBJE वोट नहीं लेगी, तो उसे आप केयरफुली फिलअप करो और जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है डिटेल उसी को वहाँ पे आपको फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। चॉइस फिलिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सो यार चॉइस फिलिंग के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा जिसने अपना पेमेंट कर दिया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। सो वहाँ पर आपको आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पे सारा इंस्टीट्यूट और उसके कोर्स वहाँ पर शो होंगे। बी नंबर पॉइंट है, आफ्टर सेलेक्टिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज द कैंडिडेट विल अरेंज हिज हर चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ हिज हर प्रायोरिटी। सो वहाँ पर अरेंज आप कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे टॉप टू डाउन बॉटम में आप अरेंज उसे कर सकते हो। और सी नंबर पॉइंट है, अगर आप कोई चॉइस फिलिंग नहीं देते हो तो कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा, ये ऑब्वियसली है। ई नंबर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि TFW के लिए वहाँ पे अलग से चॉइस होगा, यानी कि एक जो चॉइस होगा वो आपका जनरल कैंडिडेट के लिए होता है और दूसरा जो चॉइस होगा वो TFW के लिए होता है। सपोज जादवपुर यूनिवर्सिटी का CSE ब्रांच वहाँ पे एक शो कर रहा होगा, तो उसी का नीचे में वहाँ पर आप देखोगे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का CSE ब्रांच फॉर TFW कैंडिडेट लिखा हुआ है। सो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको TFW में देना है तो TFW वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। मॉक सीट अलॉटमेंट। सो यार मॉक सीट अलॉटमेंट एक तरह का प्रैक्टिकल राउंड है और ये बस इसलिए कंडक्ट की जाती है जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके कि कौन सा कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड क्या मिल सकता है आपने जो चॉइस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर एक तरह का आप डेमो इसे समझ सकते हो। ये इसलिए कंडक्ट की जाती है कि आप जान पाओ कि कैसे चॉइस फिलिंग होता है, कैसे चॉइस लॉकिंग होता है, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कहाँ पे शो करता है। सो ये सब आपको अवेयर करने के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट होगा और इसे आप बाद में एडिट कर सकते हो। उसके लिए जो डेट मैं बताया था 28 जुलाई है, वहाँ पर उस डेट को आप एडिट कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग क्या होता है कि आपको चॉइस देने के बाद वहाँ पे लॉक करने होते हैं चॉइस का। सो यहाँ पर आप मैनुअली भी लॉक कर सकते हो, या तो अगर आप लॉक नहीं करोगे तो लास्ट डेट को वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि मैनुअली उसको जाकर लॉक कर देना चॉइस को। सो यार अब हम लोग समझते हैं राउंड 1 अलॉटमेंट के बारे में। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, सो इसे ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो पॉइंट है, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड विल बी डिक्लेयर्ड ऑन प्री शेड्यूल डेट। सो आपकी जो डेट है राउंड 1 की, वहाँ पर सीट अलॉट होगी और जो सीट अलॉट हुई है उसे सिंपली आप अपने वेबसाइट में यानी WBJE की वेबसाइट में लॉगिन करोगे तो वहाँ पर शो हो जाएगा कि कौन सा सीट आपको अलॉट हुआ है। Candidates will log in to check their allotment. The allotment status will show the institute and courses in which he/she has been allotted a seat. So जो सीट आपको मिला है वो वहाँ पर सिंपली लिखा रहेगा कौन सा इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, द कैंडिडेट मस्ट पे अ सीट एक्सेप्टेंस फी। सो वहाँ पर 5000 उसकी सीट एक्सेप्टेंस फी है जो कि 1 टाइम आपको पे करना होगा। सपोज आप अपग्रेड करते हो, नेक्स्ट राउंड में फिर से सीट मिलता है तो फिर से आपको 5000 देने की जरूरत नहीं है। ये 1 टाइम ही सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 पे करना होता है, जो कि आपका बाद में एडमिशन के टाइम पे मैनेज हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, UPI से भी आप कर सकते हो। एंड डाउनलोड द अलॉटमेंट लेटर। सो पेमेंट करने के बाद एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में उसे शो करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी द करेंट अलॉटमेंट विल बी कैंसिल्ड। सपोज आप फीस पेमेंट नहीं करते हो, आपको सीट मिला हुआ है, यहाँ पर आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिट, यानी कि आप फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लोगों का मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि जिनको सीट नहीं मिल रहा है
उनके लिए क्या है, सो यार जिनको सीट नहीं मिलेगा राउंड 1 में, उसको सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक राउंड 2 में के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वो हम लोग बाद में देखेंगे, राउंड 2 की जब एलिजिबिलिटी देखेंगे तो। नंबर ई पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। सो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो कॉलेज में ही होगा। सो आपको वहाँ पर फिजिकली जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। सपोज आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको फिजिकली जाना होगा। उसके वेबसाइट पे आपको चेक करना होगा कि किस डेट को वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, और उसी डेट को आपको जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सा डिसीजन मेकिंग ऑप्शन आपके पास रहता है राउंड 1 राउंड 2 के बाद। ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने एक्सेप्टेंस फी भी पेमेंट कर दिया, लेकिन किसी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए, तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आप फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। F नंबर पॉइंट है, if at any stage it is found on scrutiny by any concerned authority that the applicant is not eligible for the allotment, his her allotment admission shall be treated as cancelled। So आप कोई भी फॉल्ट पाया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फॉल्ट या कोई भी फॉल्ट पाया जाता है, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन में आप जाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। सो ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बर्थ प्रूफ आपको एक ले जाना होगा। उसके लिए आप 10th का एडमिट कार्ड ले जा सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। क्लास 10th और 12th के मार्कशीट को आपको सबमिट करना होगा। अगर आप OCI कैंडिडेट्स हो, OCI मतलब होता है कि फॉरेन का स्टूडेंट जो कि इंडियन सिटीजनशिप में पढ़ना चाहता है, सो वो उसके लिए OCI सर्टिफिकेट होता है। तो आई थिंक WBJ में बहुत ना के बराबर वैसा कैंडिडेट अप्लाई करता है, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। वेस्ट बंगाल डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स, सो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल कैंडिडेट जितने भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट है, आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना होगा जो कि एक परफॉर्मा में बनवाने होंगे। उसका जो परफॉर्मा है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और कास्ट यहाँ पर जो SC ST OBC A OBC B से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना होगा। PWD कैंडिडेट्स जो है वो PWD सबमिट करेंगे, और TFW कैंडिडेट्स TFW फॉर्म को सबमिट करेंगे। सो TFW फॉर्म कोई TFW फॉर्म बोलकर नहीं होता है, वो एक इनकम सर्टिफिकेट ही होता है। इनकम सर्टिफिकेट परफॉर्मा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट परफॉर्मा, ये दोनों आपको बनवाने होंगे, जो TFW कैंडिडेट्स हैं उनको वेरिफिकेशन के टाइम पे ये लगता है। सो वो भी वेबसाइट पे आपको परफॉर्मा मिल जाएगा। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे सबमिट करना है। सो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या आउटकम्स हो सकता है। सो यहाँ पर सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट में बताया गया है कि अगर ये पाया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो प्रेजेंट अलॉटमेंट के लिए ड्यू टू हिज हर एक्चुअल एकेडमिक स्कोर्स कैटेगरी सर्टिफिकेट। सपोज कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने SC कैटेगरी में कोई सीट मिला लेकिन SC आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाओ, तो ये सब केस में आपका जो प्रेजेंट सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो वो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सेकेंड में है, इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल, सपोज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया एंड द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ हिज हर फर्स्ट चॉइस। सो यार ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने राउंड 1 में फर्स्ट चॉइस ही आपको मिल गया, तो यार आप खुद सोच सकते हो कि आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि अपग्रेड का मतलब होता है ऊपर जाना। तो फर्स्ट राउंड ही आपका अगर सीट मिल चुका है तो उसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते हो, यानी कि आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि आप फ्रीज कर दो और एडमिशन ले लो। सो उस केस में यहाँ पर उसी केस के बारे में यहाँ बताया गया है, इफ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ हिज हर फर्स्ट चॉइस, ही सी हैज नो अदर ऑप्शन बट टू फ्रीज, मतलब फ्रीज के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। सच कैंडिडेट मस्ट ऑप्ट फॉर नो अपग्रेडेशन। सो ऐसे केस में आपको फ्रीज करके नो अपग्रेडेशन करना पड़ेगा और एडमिशन आपको लेना है। सपोज आपका फर्स्ट चॉइस आपको मिलता है और आप एडमिशन नहीं लेते हो, सो इस केस में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आप मॉपअप के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एग्जिट होना, यानी कि मॉपअप राउंड के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होगे। नंबर 3 में क्या है, इफ द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ हिज हर सेकेंड और लेटर चॉइस, यानी कि फर्स्ट चॉइस का तो बात हम लोग कर लिए, अब फर्स्ट के बाद आपको कोई भी
नंबर का चॉइस मिलता है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, आपका 2 नंबर का चॉइस मिला तो भी आप अपग्रेड करके 1 नंबर पे जा सकते हो। तो उस केस में क्या होता है कि आप यस और नो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। तो 3 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि सपोज आपने नो अपग्रेडेशन चूज किया, और नो अपग्रेडेशन चूज करने के बाद इफ ही सी विशेस एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसीड्योर्स सच कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। सो यहाँ पर ये बोला गया है कि नो अपग्रेडेशन आप चूज करते हो और एडमिशन नहीं लेते हो, सो उस केस में आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। फिर से 3 नंबर पॉइंट मैं समझाता हूँ। If the candidate has been allotted a seat of his her second or later choices, he she can opt for no upgradation if he she wishes and complete admission procedures. Such candidate cannot participate in the mop-up round. If the candidate opts for no upgradation and then does not complete admission, his her present allotment will be cancelled and he she will be debarred from any allotment in any further round. इसका मतलब ये है कि आपको सीट मिलता है और आप अपग्रेड नहीं करते हो, नो अपग्रेडेशन में जाते हो। नो अपग्रेडेशन में जाते हो मतलब आप इंटेंशन यही है कि आप एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आप एडमिशन नहीं लेते हो। आपने नो अपग्रेडेशन भी किया और अब एडमिशन भी नहीं लिया। सो उस केस में क्या होगा कि आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होगे। मैं एक सेपरेट वीडियो मॉपअप राउंड का एलिजिबिलिटी के ऊपर बताऊंगा, तो ये सब पॉइंट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। इस चीज को आपको समझना है कि मॉपअप के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होगे अगर आप नो अपग्रेडेशन करते हो और एडमिशन नहीं लेते हो। तो नंबर 4 पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। इफ द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ हिज हर सेकंड और लेटर चॉइसेस, देन आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही सी कैन आल्सो ऑप्ट फॉर यस अपग्रेडेशन and does not take admission in the first round, such candidate will be considered for possible upgradation in second round. So यार इस पॉइंट में सिंपल ये लिखा गया कि यस अपग्रेडेशन के लिए आप जब चूज करते हो तो सिंपली आप नेक्स्ट राउंड में कंसीडर होगा, यानी कि सेकेंड राउंड में आप चले जाओगे। 5 नंबर पॉइंट है, इफ आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन द कैंडिडेट नाइदर ऑप्ट फॉर यस अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप या ना तो यस अपग्रेडेशन करते हो या तो नो अपग्रेडेशन करते हो, तो दोनों ही केस में कोई एक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर डिसीजन आप नहीं लेते हो तो सिंपली आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इसके बाद हम लोग राउंड 2 अपग्रेडेशन राउंड के बारे में समझेंगे। सो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे राउंड 2 के लिए। दोज हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन राउंड 1, राउंड 1 में आपको कोई सीट नहीं मिला है तो आप राउंड 2 में जा सकते हो। राउंड 2 में ऑटोमेटिक आप चले जाओगे। दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ऑप्टेड फॉर यस अपग्रेडेशन। आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला था और आपने यस अपग्रेडेशन चूज किया है तो आप एलिजिबल हो राउंड 2 के लिए। थर्ड है दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी, कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो इसमें है कि आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दे दिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए आप गए थे लेकिन किसी कारण से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो नहीं पाया या कोई फॉल्ट हो गया तो आपका सीट कैंसिल हो गया, तो वो कैंडिडेट भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो है, एकेडमिक एलिजिबिलिटी के कारण अगर से आपका सीट कैंसिल हुआ है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होगे। एकेडमिक एलिजिबिलिटी होता है जैसे कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी का देखे होंगे कि अदर कॉलेज में आपका पीसीएम नहीं है फिर भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए पीसीएम मस्ट है। पीसीएम को छोड़कर और अदर कोई आपका सब्जेक्ट मेन होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हुआ एकेडमिक एलिजिबिलिटी। सो एकेडमिक एलिजिबिलिटी के वजह से अगर सीट कैंसिल होती है तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हो। बी नंबर पॉइंट जो है, द अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द प्री शेड्यूल डेट। राउंड 2 में आपका जो डेट दिया गया है वहां पे डिक्लेयर होगा। इट इज एसेंशियल टू नोट दैट इफ द सीट इज अपग्रेडेड द अर्लियर अलॉटमेंट विल बी कैंसिल्ड। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सपोज आपने यस अपग्रेडेशन चूज किया, राउंड 1 में कोई सीट मिला था, आपने यस अपग्रेडेशन चूज किया और आपको फिर से नया सीट मिला तो प्रीवियस सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। एज सच यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया है, एज सच द कैंडिडेट कैन नॉट रिवर्स द अपग्रेडेशन। सपोज आप चाहोगे कि प्रीवियस सीट आपको मिले तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, न्यू सीट आपको लेना पड़ेगा। ही सी कैन नॉट क्लेम्स हिज हर अर्लियर अलॉटमेंट बैक। On the other hand, if the seat is not upgraded, the earlier seat would remain reserved retained for the candidate. और अगर आपको सीट नहीं मिलता है अपग्रेडेड यानी कि राउंड 2 में, तो पहला वाला राउंड वाला सीट जो आपको मिला था वो आपके पास ही रहेगा।
इसके बाद हम लोग समझेंगे राउंड 2 का आउटकम्स क्या आएगा। सो पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि वैसे कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट चॉइस मिल जाता है राउंड 2 में, तो यार फर्स्ट चॉइस आपको मिलता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप जाके उसमें एडमिशन कर लो। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। और आपको सीट एक्सेप्टेंस भी आपने तो ऑलरेडी दे दिया था राउंड 1 में, तो राउंड 2 में फिर सीट एक्सेप्टेंस भी आपको नहीं देने होंगे। आप इस लाइन को पढ़ सकते हो। द कैंडिडेट नीड नॉट रिक्वायर टू पे अगेन द सीट एक्सेप्टेंस फी, बट ही सी मस्ट डाउनलोड न्यू अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट टू द न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज। ऑन द अदर हैंड, इफ द कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट एडमिशन, अगर एडमिशन आप नहीं कंप्लीट करते हो, आपको अगर फर्स्ट चॉइस मिला है, तो आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, मॉपअप में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सेकेंड जो पॉइंट है वो, फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो तो फर्स्ट चॉइस के लिए था। सेकेंड है कि अगर आपको सेकेंड चॉइस और उसके बाद वाला कोई चॉइस मिलता है, सच कैंडिडेट मे डिसाइड टू ज्वाइन। मे डिसाइड टू ज्वाइन यानी कि आपके पास ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। must download new allotment letter and report to the newly allotted institute. In such case of admission, the candidate cannot participate in the mop-up round. यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपने अगर एडमिशन ले लिया है, वो राउंड 1 हो या राउंड 2 हो, आप किसी भी राउंड में अगर एडमिशन ले लिए हो किसी कॉलेज में, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो मॉपअप में। मॉपअप राउंड की एलिजिबिलिटी को आपको ध्यान से समझना है। ऑन द अदर हैंड, दे मे डिसाइड नॉट टू टेक एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ अपग्रेडेड अलॉटमेंट। इन सच केसेस द कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। सपोज आपका अपग्रेडेड राउंड में कोई सीट मिला और आपने डिसाइड किया कि उस सीट में मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो आप नहीं ले सकते हो। इस केस में आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉपअप की एलिजिबिलिटी। मैं एक सेपरेट इसको लेकर बना दूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। नंबर 3 है जो अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड एट ऑल, सच कैंडिडेट में डिसाइड टू टेक एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ अर्लियर अलॉटमेंट एंड कंप्लीट ऑल एडमिशन। सो इसके बाद यहीं पे राउंड एंड होता है, यानी कि राउंड 2 यहीं पे एंड होता है। इसके बाद कोई भी अपग्रेडेड राउंड नहीं होगा। इसके बाद मॉपअप स्टार्ट होगा, न्यूली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और आप फ्रेश चॉइस फिलिंग दे सकते हो मॉपअप के लिए। सो यार इसके बाद हम लोग मॉपअप राउंड के बारे में बात करेंगे और उसकी एलिजिबिलिटी को देखेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेशन इन मॉपअप राउंड इज ऑप्शनल। सो मॉपअप राउंड का पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। एलिजिबिलिटी इसका हम लोग देख लेते हैं। पहला है, ऑल कैंडिडेट अलॉटेड सीट्स पेड सीट एक्सेप्टेंस फी आइदर इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट टेकन एडमिशन। सो यार आप राउंड 1 और राउंड 2 में किसी में भी सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट किए हो लेकिन एडमिशन नहीं लिए हो, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मॉपअप के लिए। सेकेंड है, नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 और राउंड 2। सो राउंड 1 और राउंड 2 में आपकी कोई अलॉटमेंट हुई ही नहीं है, तो आप ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर सकते हो मॉपअप के लिए। कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर फ्रेशर, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए हो, तो डायरेक्टली आप मॉपअप में रजिस्टर कर सकते हो, यानी कि एकदम जो फ्रेशर्स है वो पार्टिसिपेट कर सकता है मॉपअप में। नंबर 4 पॉइंट है, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज हु हैव एग्जिट विड्रॉज फ्रॉम द ई काउंसलिंग सिस्टम ड्यू टू वेरियस रीजन ड्यूरिंग प्रीवियस राउंड्स। सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सेप्ट वो कैंडिडेट जो कि एग्जिट हो गए हैं। तो एग्जिट होने का बहुत सारे रीजन है जो कि मैं बात कर चुका हूँ। राउंड 1 में किस वजह से आप एग्जिट हो सकते हो, राउंड 2 में किस वजह से एग्जिट हो सकते हो। सो वो सब रीजन है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ए प्रीवियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 200 रुपीज एंड कन्फर्म हिज हर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। यदि आप प्रीवियसली रजिस्टर किए थे राउंड 1 के लिए, तो आपको 200 पे करना होगा मॉपअप के लिए। ए न्यू कैंडिडेट हैविंग वैलिड रैंक आइदर इन WBJEE एंड JEE मेन इज रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 1000 रुपीज फॉर रजिस्ट्रेशन। सो यार यहाँ पर आप अगर न्यूली हो, यानी कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली मॉपअप में आप आ रहे हो, तो 1000 आपको पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे हम लोग मॉपअप राउंड के बारे में देखते हैं। ऑल पार्टिसिपेंट्स previously registered and newly registered in the mop-up round will have to give their choices of institute branches afresh. So यहाँ पर आपको एक fresh choice filling देना होगा mop-up के लिए। The candidate must continuously note that if he is allotted a new seat in the mop-up round, his or her earlier allotment, if any, will be automatically cancelled, and the vacant seat will be allotted to other deserving candidate. The candidate can never claim his or earlier seat back. सो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर न्यू सीट मिलता है, तो प्रीवियसली आप
कहीं भी एडमिशन लिए होगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। If the candidate has paid the seat acceptance fee 5,000 in any earlier round and a new seat is allotted in the mop-up round, the seat acceptance fee paid by him/her earlier will be considered for the new institute. So यार आपका जो वेस्ट नहीं जाएगा, 5,000 आपने पे किया था एक्सेप्टेंस फी, वो मॉपअप राउंड में भी कंसिडर किया जाएगा। There will be only one mop-up round and it will be the last and final round of counseling conducted by WBJE. लास्ट राउंड होगा, इसके बाद कोई भी राउंड कंडक्ट नहीं करेगी WBJE। सो यार इसके बाद हम लोग रिफंड एंड विड्रॉ के बारे में समझेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी दिए होंगे 5,000, वो आपका एडमिशन जिस कॉलेज में होगा वहाँ पर ट्यूशन फीस के साथ मैनेज हो जाएगा। सो इस पॉइंट को मैं पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज आपने एडमिशन किसी कॉलेज में ले लिया, इस लाइन को आप पढ़ सकते हो। सो आप सपोज किसी कॉलेज में एडमिशन आपने ले लिया और वहाँ से आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो। सो यार इस केस में जो रिफंड आपकी होगी अमाउंट, ये डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कितना रिटर्न कर रहा है। इसमें WBJE बोर्ड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है WBJE does not have any responsibility liability in this regard and will not entertain any communication in this concern. So इसके बारे में WBJE रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कॉलेज 10%, कोई कॉलेज 20% डिडक्ट कर लेता है, लेकिन मोस्टली कॉलेज रिटर्न करता है पैसा। पॉइंट समझते हैं। इफ अ कैंडिडेट हैज पेड सीट एक्सेप्टेंस फी एंड करेंटली होल्डिंग अ सीट, ही सी कैन विड्रॉ इन राउंड 2 ओनली ड्यूरिंग द सीट एक्सेप्टेंस पीरियड। सपोज आपने राउंड 1 में सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट कर दिया है और राउंड 2 के बाद आप नहीं चाहते हो पार्टिसिपेट करना काउंसलिंग में, तो राउंड 2 में सीट एक्सेप्टेंस पीरियड जब जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे आप विड्रॉ कर सकते हो काउंसलिंग से। सो आपकी जो अमाउंट होगी 60 to 90 डेज में, यानी कि सारा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद 60 to 90 डेज में आपकी अमाउंट रिटर्न कर दी जाएगी। ये कंप्लीट डिस्कशन है काउंसलिंग प्रोसेस का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं डिटेल में डिस्कशन इसका किया हूँ एक एक पॉइंट को समझाकर। सो इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो।